मुझे गरीबी की वजह से छोड़ दिया गया था। टिफनी स्लेड ने जेरेड फोल्क को चुना, वो अमीर लड़का जिसके पास साफ कार और खानदानी पैसा था, जबकि मेरी माँ नकली मुस्कान के साथ मॉल के फर्श साफ करती थी। उस दिन मुझे अपनी औकात समझ जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उस दिन मेरी भविष्य देखने की शक्ति जाग गई। उसने मुझे कोई गाइड बुक नहीं दी। उसने मुझे डेक्स पार्नेल के गंदे लैपटॉप के ऊपर एक सोने का बाज चमकते हुए दिखाया और 4 ऐसे शब्द दिए जिनका तब तक कोई मतलब नहीं था, जब तक उन्होंने मुझे अमीर नहीं बना दिया। कैनियन लेजर 414 पर फेल होगा। मुझे तब तक नहीं पता था, लेकिन वो चेतावनी अरबपति बनने की दिशा में मेरा पहला कदम थी। सबसे पहले मेरे पास गरीब न रहने के लिए सिर्फ 5 मिनट थे। जब मैंने डेक्स की कलाई पकड़ी तो वो हंसा, लेकिन जब मैंने उसके एंटर की से एक छोटा सा गेमिंग फिगर थप्पड़ मारकर हटाया, माउस को उसके क्रिप्टो वॉलेट पर खींचा जिसे उसने 5 मिनट पहले ही रिकवर किया था, और सेल बटन दबा दिया, तब उसकी हंसी गायब हो गई। स्क्रीन पर 412 पर कंफर्मेशन मांगा गया। डेक्स कीबोर्ड की तरफ झपटा। डैरेन, क्या तुम पागल हो? उसकी कोहनी एक सोडा कैन से टकराई। कैन डेस्क के नीचे लुढ़क गई और पावर स्ट्रिप से जा टकराई। लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाई। डेक्स चिल्लाया, अगर तुमने इस मशीन को मारा तो मैं तुम्हें जिंदा रहते हुए भूत बनकर डराऊंगा। मैंने कंफर्म दबा दिया। 413 पर ऑर्डर क्लियर हो गया। बैलेंस डॉलर्स में बदल गया, लगभग 2 करोड़ 80 लाख डॉलर। इतना पैसा कि मेरे गरीब दिमाग ने अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। डेक्स ने एक नॉर्मल इंसान की तरह सांस लेना बंद कर दिया। फिर कैनियन लेजर फ्रीज हो गया। 4:14 पर पेज रिफ्रेश हुआ और एक डेड ग्रे नोटिस आ गया। अकाउंट्स अनअवेलेबल, विड्रॉल्स सस्पेंडेड, इमरजेंसी मेंटेनेंस। फिर वो नोटिस भी गायब हो गया। डेक्स ने रिफ्रेश बटन को इतनी जोर से क्लिक किया कि कीबोर्ड रहम की भीख मांगने लगा। कुछ भी वापस नहीं आया। उसके दूसरे मॉनिटर पर एक मैसेज बोर्ड खुल गया। लोग पहले से ही चिल्ला रहे थे, वॉलेट्स लॉक्ड, बाउंसेस गॉन, स्क्रीनशॉट्स एवरीवेयर। एक डिजिटल क्राइम सीन जिसमें अच्छे फॉन्ट्स थे। इस तबाही के बाद ही डेक्स का कमरा वापस नजर में आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गेमिंग स्टोर की स्नैकेल से लड़ाई हुई हो और वो हार गया हो। खाली केंस टावर के सहारे झुके हुए थे। वो खिलौना सैनिक जिसे मैंने कीबोर्ड से हटाया था, पिज्जा के ठंडे स्लाइस के पास मुंह के बल गिरा हुआ था। डेक्स ने उसे देखा, उठाया और खिलौने से लेकर उस डेड एक्सचेंज की तरफ देखा। छोटा सैनिक बच गया, डेक्स ने फुसफुसाया। ग्रेट, इस प्लास्टिक के सैनिक के पास कैनियन लेजर से बेहतर रिस्क कंट्रोल है। मैसेज बोर्ड पर एक और पोस्ट आई। एक आदमी ने कहा कि उसने 4:14 पर सेल क्लिक किया था और बटन को ग्रे होते देखा। डेक्स ने उस लाइन को 2 बार पढ़ा। उसके हाथ में वो खिलौना अब मजाकिया नहीं रह गया था। डेक्स धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे से हर मजाक गायब हो चुका था। डैरेन, डेक्स ने कहा और उसकी आवाज कांप गई। तुम्हें कैसे पता था? मैंने उस खाली जगह को देखा जहां वो गोल्ड हॉक था। बाद में मैंने इसे गोल्ड हॉक साइट का नाम दिया। उस दिन वो सिर्फ एक गंदे लैपटॉप के ऊपर एक पक्षी के आकार की चेतावनी थी, और मेरे पास उस इकलौते इंसान के लिए कोई सीधा जवाब नहीं था जो मुझ पर भरोसा करने के लिए इतना सीधा था। मैंने इसे देखा था, मैंने डेक्स से कहा। डेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसकी बात काट दी। कोई भाषण नहीं, पैसे को अब भी मूव करो। डेक्स सच में हिला। वो इस तरह मूव कर रहा था जैसे कोई आदमी अपनी उंगलियों पर हॉट सॉस लगाकर बम डिफ्यूज कर रहा हो। एक्सचेंज पेज वैसे ही डेड रहा। मैसेज बोर्ड बिल्कुल हिंसक हो गया। एक लड़के ने दावा किया कि उसका कॉलेज फंड गायब हो गया है। दूसरे ने 0 बैलेंस का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। तीसरे ने उस वेबसाइट के खिलाफ केस करने की धमकी दी जो अब लोड भी नहीं हो रही थी। डेक्स ने कमेंट्स पढ़े और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मुझे बर्बाद कर देता। हमें? मैंने कहा। उसकी आंखें मेरी तरफ घूमी। वो बात मायने रखती थी। गरीब लोग जब हमें शब्द सुनते हैं तो वो धोखे की तलाश करने लगते हैं। डेक्स ने उस डेड पेज को फिर से देखा। तुम कसम खाते हो कि तुमने कुछ हैक नहीं किया। डेक्स, मैं अभी भी तुमसे पूछता हूं कि डाउनलोड्स कहां जाते हैं। सच है। क्रिमिनल जीनियस का ख्याल दिमाग से बाहर। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर ये बर्ड थिंग दोबारा आए तो मुझे अपने हार्डवेयर को रैकून की तरह पकड़ने से पहले बताना। अगर ये वापस आए तो तुम तेजी से सुनना। डेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील, साथ ही मैं इस बर्ड से रेंट वसूलूंगा। मैंने उससे हाथ मिलाया क्योंकि मजाक करना ही वो तरीका था जिससे डेक्स पैनिक से बाहर आता था। उस हैंडशेक ने पैसे को असली महसूस कराया। उसने काम शुरू कर दिया। वो वॉलेट एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था जब हम छोटे थे। मैंने सस्ते कॉइन्स खरीदे थे। डेक्स ने पासवर्ड की रखवाली की, पासवर्ड खो दिया। फिर किसी खजाने वाली फिल्म के बेवकूफ की तरह पुराने माउस पैड के नीचे पासवर्ड ढूंढ लिया। हमारा बंटवारा एक नैपकिन पर लिखा गया था, 50/50। डेक्स ने उस नंबर को फिर से देखा। इसका आधा तुम्हारा है, तुम्हें याद था। डेक्स ने अपना बचाव किया। मैं गरीब हूं, इविल नहीं, फेयर। बेचने के बाद मेरा आधा हिस्सा 1 मिलियन को पार कर गया। 1 मिनट पहले मैं एक 23 साल का ड्रॉप आउट था जिसके बिल बकाया थे, जिसके मरे हुए पिता का नाम लेने से लोग बचते थे, और एक एक्स थी जो गरीबी को किसी छूत की बीमारी की तरह समझती थी। 1 मिनट बाद मेरे पास 7 अंकों की रकम थी, और मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने भविष्य को काटकर उसका खून बहा दिया हो। तभी मेरा फोन बजा। मॉम,
मैंने पहली रिंग खत्म होने से पहले ही जवाब दिया। मैरियन अशबी की आवाज धीमी और संभली हुई आई। वो संभली हुई आवाज हमेशा यह बताती थी कि उसके पास मौजूद किसी इंसान का उसकी सैलरी पर कंट्रोल था। डैरेन, हनी, मॉम ने कहा, क्या तुम बिजी हो? उनके पीछे से एक औरत चिल्लाई, उससे कहो बाद में आए। मैं यहाँ पूरे दिन नहीं खड़ी रहने वाली। मेरा हाथ फोन पर कस गया। आप कहाँ हैं? मैंने पूछा। मॉम ने अपनी आवाज और धीमी की। मॉल में? ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब था रेंट कलेक्टर्स, छूटा हुआ खाना और ग्लेन अशबी की विधवा, जो उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी जो हमारे पुराने पते पर होने पर उसे इग्नोर कर देते। कौन सा स्टोर? मैंने पूछा। मॉम ने फ्लोर नंबर फुसफुसाया। मैं पहले से ही निकल चुका था। डेक्स मेरे पीछे अपनी कार की चाबियां लेकर दौड़ा। उसका हुडी उल्टा था और एक जूता खुला हुआ था। क्या हम अमीर हैं और स्प्रिंटिंग कर रहे हैं? डेक्स ने पूछा। हाँ, एक्सीलेंट, हॉरिबल। मुझे कार्डियो से नफरत है। उसकी कार एक रोलिंग आर्केड कैबिनेट जैसी दिखती थी। हर विंडो पर स्टिकर्स, बैक सीट पर एक प्लास्टिक की तलवार। डैशबोर्ड का फिगर ऐसे सिर हिला रहा था जैसे वो क्राइम्स को अप्रूव कर रहा हो। हर रेड लाइट पर लोग हमें घूर रहे थे। अच्छा है, मुझे गवाहों की जरूरत थी। मॉल से परफ्यूम, फ्राइड शुगर और खुद को अमीर समझने वाले लोगों की महक आ रही थी। मैंने मॉम को एक बुटीक डिस्प्ले के पास घुटनों के बल बैठे पाया। सफेद हील्स पहने एक शॉपर उनके ऊपर पैर उठाए खड़ी थी। उसकी एक बांग पर शॉपिंग बैग था और उसकी मुस्कान सस्ती कांच को काटने जितनी तेज थी। एक फ्लोर होस्ट पास ही मंडरा रहा था। बिल्कुल उसी तरह यूजलेस जैसे पेड एम्प्लॉय तब हो जाते हैं जब किसी लाउड कस्टमर को खून का चस्का लग जाता है। शॉपर ने अपनी हील पर एक ग्रे निशान की तरफ इशारा किया। उसने इसे गंदा किया है। शॉपर ने देख रही भीड़ को बताया, ये इसे अपने हाथों से ठीक से साफ कर सकती है। फ्लोर होस्ट ने मोम को एक बेबस लुक दिया। हेल्पलेस होना उसका पसंदीदा कस्ट्यूम था। शॉपर ने अपना फोन उठाया और कैमरा मोम के चेहरे की तरफ कर दिया। साफ करते हुए अपोलोजाइज करो, मेरे फॉलोअर्स को अकाउंटेबिलिटी पसंद है। मोम झिझक गई। उस शब्द ने मेरे अंदर कुछ बुरा जगा दिया। एक सफाई कर्मचारी को कंटेंट की तरह इस्तेमाल करने वाली औरत से अकाउंटेबिलिटी। डेक्स मेरे पास पहुंचा और फुसफुसाया, प्लीज मुझे बताओ कि हमें उसका दिन बर्बाद करने की इजाजत है। इजाजत? मैंने कहा। हमें एनकरेज किया जा रहा है। मॉम के हाथ में एक कपड़ा था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। शॉपर ने मुझे देखा और अपना चेहरा सिकोड़ा। ये कौन है? मॉम ने एक टूटे हुए सेकंड के लिए ऊपर देखा। वो शर्मिंदा दिख रही थीं कि मैंने उन्हें इस हालत में देख लिया। फिर मैरियन अशबी ने वो काम किया जो गरीब होने से भी ज्यादा दर्दनाक था। मॉम ने अपनी आंखें नीची कर लीं और शॉपर से कहा, यह सिर्फ यहां से गुजर रहा है। वो मुझे मेरी ह्यूमिलिएशन से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो लाइन गरीब होने से भी ज्यादा जोर से लगी। मैं मॉम और उस जूते के बीच में आ गया। खड़ी हो जाइए, मैंने उनसे कहा। मॉम की आंखें भर आईं। डैरेन प्लीज, शॉपर हंसी। डैरेन क्यूट, अपनी माँ से कहो कि अपना काम खत्म करे। मैंने फ्लोर होस्ट की तरफ देखा। क्या यह स्टोर पॉलिसी है? कस्टमर्स वर्कर्स को वीडियो के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। फ्लोर होस्ट ने अपना मुंह खोला। शॉपर ने उस पर उंगलियां चटका दी। इसे जवाब मत दो, ये इस बात को ड्रामेटिक बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ को पहले ही ड्रामे की बू आ चुकी थी और उन्होंने एक हाफ सर्कल बना लिया था। एंट्रेंस के पास एक लड़के ने अपने दोस्त को बुला लिया। दूसरी महिला ने अपना फोन और ऊंचा कर लिया। शॉपर एक प्राइवेट सर्वेंट सीन चाहती थी। उसने अनजाने में एक पब्लिक एग्जीक्यूशन बुक कर लिया था। भीड़ हिल गई। फोन्स ऊपर आ गए। अच्छा है, अब इस कमरे में गवाह थे। मैंने शॉपर की हील की तरफ देखा। कितने का है? वो झपकी। एक्सक्यूज मी, जूते कितने के हैं? उसकी मुस्कान वापस आ गई। जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो उससे ज्यादा। वही पुरानी बात। छोटा सिंहासन, सस्ता ताज, क्लासिक क्लाउन सेटअप। डेक्स मेरे पीछे पहुंचा। उसकी सांसें एक मरते हुए वैक्यूम की तरह चल रही थीं। डैरेन प्लीज मुझे बताओ कि हम लीगली वायलेंस खरीद रहे हैं। शॉपर ने डेक्स की हुड्डी की तरफ देखा और जोर से हंसी। ओह, ये और बेहतर होता जा रहा है। मैंने अपना बैंकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर मौजूद नंबर अब भी इलीगल लग रहा था। मैं तुम्हारे पैरों से ये जूते 10,000 में खरीद लूंगा, मैंने उससे कहा। तुम पहले मैरियन अशबी से अपोलोजाइज करो। पूरा नाम, साफ आवाज में। फिर तुम अपने प्राइड के साथ जाओ या इस मनी के साथ। एक को चुनो। फ्लोर होस्ट ने शॉपर की तरफ देखा। भीड़ आगे झुकी। शॉपर का चेहरा सिकुड़ गया। लालच ने सबसे पहले उसे अपनी तरफ खींचा। घमंड ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही हील से टकराकर गिर गया। 10,000? उसने पूछा। मैंने अपना फोन ऊपर उठाया। एक ऑफर, 10 सेकंड। मेरे कहने से पहले ही डेक्स ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8। शॉपर फुसफुसाई, इसे बंद करो। डेक्स मुस्कुराया। 7। मैं अब इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका हूँ। डिस्प्ले के पास खड़ी एक टीनेज लड़की ने करीब आकर फिल्म करना शुरू कर दिया। शॉपर ने मॉम की तरफ देखा, फिर फोन्स की तरफ, फिर मेरी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, शॉपर चिल्लाई। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। उसने थूक निगला। वो महिला मॉम की तरफ मुड़ी। मैरियन अशबी, मैं अपोलोजाइज करती हूँ। मैंने ओवर रिएक्ट किया था। कमजोर माफी थी, लेकिन पब्लिक के सामने थी और उसी की जुबान से थी। मॉम उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो शब्द किसी गलत भाषा में आए हों। मैंने ट्रांसफर पर टैप किया। शॉपर का फोन बजा। उसका चेहरा भीड़ को याद करता। उससे पहले ही उसके लालच ने एक मुस्कान बिखेर दी। फिर मैंने जूतों की तरफ इशारा किया। ये अब मेरे हैं।
उसकी मुस्कान गायब हो गई। डेक्स ने मेरे पीछे एक छोटी सी दम घुटने जैसी आवाज निकाली। शॉपर ने अपने ही पैरों की तरफ देखा। तुम सीरियस नहीं हो सकते? तुमने इन्हें बेच दिया है। फोन लिए खड़ी उस टीनेज लड़की ने फुसफुसाया। नो वे। शॉपर के गाल लाल हो गए। उसने एक एक करके अपनी हील्स से पैर बाहर निकाले। कैमरों और अपनी खुशी को छुपाने में नाकाम हो रहे डेक्स की आवाजों के अलावा पूरा मॉल शांत हो गया था। पॉलिश टाइल्स पर नंगे पैर खड़ी वो शॉपर 5 मिनट पहले की तुलना में बहुत छोटी दिख रही थी। छोटा सा राज्य, कोई जूता नहीं, बहुत ही उदास सिंहासन। मैंने स्ट्रैप्स से हील्स उठाई और उन्हें डेक्स को सौंप दिया। डेक्स ने उन्हें अपने शरीर से दूर पकड़ रखा था। मैं इस विलेन लूट को क्यों पकड़े हुए हूँ? एक खराब खरीदारी का सबूत। फिर मैं डिस्प्ले के पीछे मौजूद बुटीक के अंदर चला गया। फ्लोर होस्ट को अचानक से अपनी रीढ़ की हड्डी वापस मिल गई। सर, हम आपकी असिस्ट कर सकते हैं। ये मजेदार है कि कैसे एक बैंक बैलेंस कस्टमर सर्विस को ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक कर देता है। मैंने हील्स के उसी स्टाइल की तरफ इशारा किया। मॉम का साइज, नया बॉक्स। मॉम ने मेरी आस्तीन पकड़ ली। डैरेन, नहीं। हाँ, मैं इन्हें नहीं पहन सकती। आप इन्हें उसके लिए नहीं पहन रही हैं। फ्लोर होस्ट ने दोनों हाथों से बॉक्स आगे बढ़ाया। मैंने पे किया। शॉपर ने कार्ड अप्रूवल को ऐसे घूर कर देखा जैसे रजिस्टर ने उसे पर्सनली धोखा दिया हो। उस छोटी सी बीप ने एक लंबे भाषण से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। फ्लोर होस्ट की पीठ सीधी हो गई। बुटीक क्लर्क की मुस्कान एक्सपेंसिव हो गई। यहाँ तक कि एंट्रेंस पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी यह नाटक करना बंद कर दिया कि उसने यह सब नहीं देखा था। मोरालिटी के बिस्तर से उठने से पहले पैसे ने उन्हें केयरफुल बना दिया था। रजिस्टर ने एक चेयरफुल छोटी बीप के साथ अप्रूव किया, क्योंकि मशीनें भी पब्लिक ह्यूमिलेशन का मजा लेती हैं जब रसीद काफी बड़ी हो। मैंने बॉक्स मॉम को सौंप दिया। ये आपके हैं, मैंने उनसे कहा। फर्श का काम खत्म हुआ। मॉम ने ढक्कन को ऐसे छुआ जैसे वो गायब हो सकता हो। शॉपर नंगे पैर और गुस्से में पीछे हट गई। उसने अपने बैग्स को शील्ड की तरह पकड़ रखा था। भीड़ में से एक आदमी बड़बड़ाया। वो पूरी तरह रोस्ट हो गई। सही बात है, डीपली कुक्ड, क्रिस्पी जैस। चॉपर ने उसे सुना और तेजी से चलने लगी। इसे भीड़ हंस पड़ी। वो हंसी मायने रखती थी। 5 मिनट पहले उन्होंने मॉम को घुटने टेकते देखा था। अब उन्होंने उस महिला को मॉल की टाइलों पर नंगे पैर भागते हुए देखा जिसने इसका ऑर्डर दिया था। मॉम आखिरकार खड़ी हुई। उनके हाथ से सफाई का कपड़ा छूट गया। फर्श पर गिरने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। मॉम ने फुसफुसाया, तुम्हारे पास इस तरह का पैसा कहाँ से आया? मेरे पीछे डेक्स ने हंसना बंद कर दिया था। भीड़ अभी भी फिल्म कर रही थी, जबकि फ्लोर होस्ट आसपास ही मंडरा रहा था और शॉपर की ह्यूमिलिएशन हमारी तरफ इशारा करने वाले हर फोन में कैद हो चुकी थी। मैंने जूतों के लिए पे किया था, लेकिन मैंने साथ ही एक प्रॉब्लम भी खरीद ली थी। मॉम सच की हकदार थी, लेकिन उस सच में एक ऐसा सोने का बाज शामिल था जिसे मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता था। एक डूबा हुआ एक्सचेंज और एक ऐसा भविष्य जिसने 4 चेतावनियों के साथ मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ वही हिस्सा बताया जो सेफ था। मैंने उनसे कहा, अब आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मॉम ने अपना मुंह छिपा लिया। फोन ली खड़ी उस टीनेज लड़की ने अपनी सहेली से फुसफुसाकर कहा, ये वीडियो अब भी से वायरल हो रहा है। फ्लोर होस्ट ने मॉम को एक चेयर ऐसे ऑफर की जैसे इंसानियत आखिरकार अपनी ड्यूटी पर लौट आई हो। मॉम बैठी नहीं। उन्होंने उस कचरे के डिब्बे की तरफ देखा जहां पुरानी हील्स पड़ी थी, फिर अपनी बाहों में मौजूद नए बॉक्स को देखा और फिर मुझे देखा। पूरे दिन में पहली बार शर्म को इस घेरे से बाहर खड़े होकर देखना पड़ा जहां हर कोई उसे देख सकता था। भीड़ ने मॉम को उनके हाथ में मौजूद पोछे से आंकना बंद कर दिया था। अब वो मुझे उस नंबर से आंक रहे थे जिसे मैंने अभी अभी पब्लिक के सामने सच कर दिखाया था। 1 सेकंड के लिए मैरियन अशबी ने यह छिपाना बंद कर दिया कि वो मेरी माँ है। तभी मेरे फोन की घंटी फिर बजी। स्क्रीन पर नाम था टिफनी स्लेड। जिस महिला ने मुझे जैरेड फॉल्क के लिए छोड़ दिया था, उसने मेरा नंबर याद करने के लिए सबसे घटिया मिनट चुना था और स्क्रीन पर घंटी बजती रही। मैंने अपने हाथ में मॉम के नए जूतों का बॉक्स लिए हुए ही टिफनी स्लेड का फोन उठाया। वो पहले ही एक गलती थी। टिफनी ने तब कभी कॉल नहीं किया जब मुझे उसकी जरूरत थी। उसने तब कॉल किया जब मैं दोबारा इंटरेस्टिंग हो गया। फोन से उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट आई। डैरेन, क्या वो मॉल वाला वीडियो सच में तुम्हारा ही है? मॉम ने स्क्रीन की तरफ देखा। डेक्स ने बिना आवाज किए मुंह से इशारा किया। बिल्कुल नहीं, जैसे टिफनी स्पीकर से बाहर निकलकर हमसे रेंट वसूलने लगेगी। मैं भीड़ से थोड़ा दूर हट गया। तुमने बहुत जल्दी कॉल किया? टिफनी ने एक छोटी सी हंसी बिखेरी। लोग इसे हर जगह पोस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि $1 मिलियन ने तुम्हें पेशेंट नहीं बनाया। $1 मिलियन ने तुम्हारा नंबर छोटा दिखा दिया। खामोशी। ये बात उसे सीधे जाकर लगी। ग्लेन अशबी के कर्ज ने जब हमारे घर को निगल लिया था, उसके 2 महीने बाद टिफनी ने मुझे छोड़ दिया था। वो मेरे बरामदे पर रोई थी, मेरे दोनों हाथ पकड़े थे और मुझसे कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। फिर जैरेड फॉल्क एक साफ कार लेकर आया जिसका खानदानी नाम रिजवाटर के आधे ग्रोसरी ट्रक्स पर छपा हुआ था। स्टेबिलिटी के पास लेदर सीट्स थीं। टिफनी ने अपनी आवाज धीमी की। जैरेड ने भी वो वीडियो देखा है। उसे लगता है कि डेक्स ने तुम्हें किसी स्टंट के लिए पैसे उधार दिए हैं। बेशक जैरेड को यही लगेगा। अमीर लड़कों को एक थ्योरी बहुत पसंद होती है। उनके नीचे का हर कोई फर्नीचर उधार मांग रहा है।
उसके पीछे से एक मर्द की आवाज फुसफुसाते हुए आई, इतनी करीब कि फोन ने उसे कैच कर लिया। उसे पूछो उसने क्या बेचा। ऐसे लोगों को बस यूं ही पैसे नहीं मिल जाते। जैरेड फोल्क बिना एक भी लाइन कमाए इस कॉल में शामिल हो चुका था। टिपिकल। टिफनी ने स्पीकर को बहुत देर से ढका। कपड़े की रगड़ माइक्रोफोन पर सुनाई दी। जवाब देने से पहले मैं मुस्कुराया। ये ओछी बात थी, लेकिन मैंने ब्याज के साथ इस ओछेपन को कमाया था। जैरेड से कहो कि जब उसके जैसे लोग बात करना शुरू करते हैं तो मेरे जैसे लोग बहुत तेजी से सीखते हैं। टिफनी और ज्यादा शार्प होकर वापस आई। उसे इसमें मत घसीटो, उसने खुद को घसीटा है। उसे मेरे वॉलेट की आवाज पसंद आ रही है। जैरेड से कहो कि थोड़ा और दिमाग लगाए, मैंने कहा। टिफनी की आवाज और तीखी हो गई। ऐसे मत बनो, मैं तुम्हारे लिए वॉरिड थी। तुम इस बात के लिए वॉरिड थी कि गरीब वाला वर्जन एक रसीद के साथ वापस आ गया। मॉम ने फुसफुसाया। डैरेन, वो मेरी लाइन थी। गुस्सा उन पर फूटने से पहले मैं रुक गया। टिफनी ने एक गहरी सांस ली। मैंने वो लाइफ चुनी जो मुझे चाहिए थी। साफ कमरे, सीरियस लोग, कोई शर्म नहीं। यही हमेशा से मेरा सपना था। बात साफ थी। उसने मेरी माँ की सफाई वाली गाड़ी को एक वार्निंग साइन बना दिया था और इसे एम्बिशन का नाम दिया था। मैंने वापस मॉम की तरफ देखा। वो अभी भी उस जूते के बॉक्स को ऐसे पकड़े हुए थीं जैसे वो किसी अमीर का हो। सपने का मजा लो, मैंने टिफनी से कहा। जिस कचरे को तुमने फेंक दिया था उसे कॉल करना बंद करो। मैंने फोन काट दिया। डेक्स ने मुझे घूर कर देखा। वो बहुत कोल्ड था। उसे अमीर आदमी पसंद है। मैंने खुद को शांत किया। डेक्स ने धीरे से सिर हिलाया। हेल्दी नहीं, सेटिस्फाइंग, क्रिमिनली। मॉम हंसी नहीं। उनके मुंह के आसपास का हिस्सा पीला पड़ चुका था। वो इसकी पूरी बात समझने के लिए काफी कुछ सुन चुकी थी। डैरेन, मॉम ने कहा, वो पैसा कहाँ से आया? भीड़ कम हो रही थी, लेकिन कुछ फोन्स अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे। मैंने मॉम के हाथ पर अपना हाथ रखा, एक ऐसे रिस्क से जो कामयाब रहा। तुम्हारे पिता ने भी एक बार यही कहा था। इस बात ने मुझे टिफनी से भी ज्यादा जोर से रोका। ग्लेनाशबी ने बहुत लंबे समय तक एक इन्वेंशन का पीछा किया था, एक कंपनी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था और इस दुनिया से चले गए जहां लोग उन्हें लूटा हुआ कहने के बजाय बदकिस्मत कहते थे। मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं था, सिर्फ पुरानी यादें, बंद दरवाजे और मॉम का चेहरा था जब भी मोनार्क मोटर्स स्क्रीन पर आती थी। इसीलिए मैंने पहला ऐसा वादा किया जिसे मैं निभा सकता था। आपका रेंट कवर हो चुका है, मैंने मॉम से कहा। खाना भी। अब काम करना ऑप्शनल है। वो हिस्सा खत्म हुआ। मॉम की आंखें फिर से भर आईं। डेक्स ने मुझे कुछ इमोशनल कहने और अपने ब्रांड को खराब करने से बचा लिया। उसने उन बर्बाद हो चुकी सफ़ेद हील्स को उठाया। हम इस विलेन लूट का क्या करें? मॉम ने पलकें झपकाईं। मैंने उन्हें डेक्स से लिया और पास के ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया। डेक्स ने सैल्यूट किया। रेस्ट इन शेम। जूते खाली आवाज़ के साथ तली से जा टकराए। एस्केलेटर के पास खड़ी एक महिला ने इसे भी फिल्म कर लिया। अच्छा है, इंटरनेट को एक बार के लिए कुछ यूजफुल हिस्ट्री को प्रिजर्व करने दो। इससे पहले कि वो वीडियो रिजवोटर के हर फीड पर पहुंचता, हम मॉम को घर ले आए। डेक्स की अजीब सी कार ने उसकी बिल्डिंग के बाहर सबका ध्यान खींचा, क्योंकि सटल होना और डेक्स का जन्म से पहले ही डिवोर्स हो चुका था। एक पड़ोसी ने अपनी खिड़की से देखा। मॉम ने नोटिस किया और जूते के बॉक्स को अपने कोट के नीचे छिपाने की कोशिश की। मैंने उस बॉक्स को वापस बाहर निकाल लिया। उन्हें देखने दो, मैंने कहा। मॉम ने मेरी आस्तीन छुई। पैसा लोगों से बातें करवाता है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी वो बातें करते थे। उस लाइन ने उन्हें रोक दिया। इसने डेक्स को भी शांत कर दिया, जो कि इतना रेयर था कि इसे मौसम का बदलना माना जा सकता था। अगली सुबह मैंने मॉम को 1 साल तक सेफ रखने के लिए काफी पैसा ट्रांसफर कर दिया। डेक्स ने इसे कायरों का ढेर कहा। मैंने इसे अनटचेबल कहा। मॉम ने फिर भी काम पर जाने की कोशिश की। वो अपने कमरे से उसी काले पैंट और थके हुए जूतों में बाहर आईं। बाल ऐसे बंधे थे जैसे शर्म का कोई यूनिफॉर्म हो। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मॉम ने भौहें सिकोड़ लीं। डैरेन, मैं बस यूं ही नहीं रुक सकती। लोग शिफ्ट्स पर डिपेंड करते हैं। वो आपके घुटने टेकने पर भी डिपेंड करते थे। वो इस डिसअपॉइंटमेंट को भी झेल लेंगे। उन्होंने टेबल पर रखे लिफाफे को देखा। उसके अंदर उनके नाम का एक कार्ड था और उसके साथ इतना पैसा था कि वो सब ऑप्शनल हो जाए। उस लिफाफे ने उन्हें बिना किसी ड्रामे के बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। मॉम ने लिफाफे को छुआ। ये बहुत ज्यादा है। बीता हुआ कल बहुत ज्यादा था। ये करेक्शन है। डेक्स, जो एक कॉफी मग से सीरियल खा रहा था, उसने अपना चम्मच उठाया। मैं करेक्शन के लिए वोट करता हूँ। साथ ही मॉल का फर्श खुद को साफ कर सकता है। लेजी फ्लोर। मॉम लगभग मुस्कुरा दी। लगभग भी काफी था। वो मेरे फर्श पर 3 लैपटॉप खोलकर बैठा था और हर स्क्रीन पर एनर्जी मार्केट लाल रंग में चमक रहा था। उसने एक मॉनिटर के ऊपर एक स्टिकी नोट चिपकाया था जिस पर लिखा था, मैजिक बर्ड से पूछो। मैंने उसे फाड़ दिया। डेक्स ने हाँफते हुए कहा, वो ब्रांडिंग थी, वो सबूत था। ब्रांडिंग सबूत बन सकती है तो ऑफिस सप्लाईज में कबूलनामा करना बंद करो। डेक्स मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। ठीक है, उस शाइनी ड्यूम चिकन का नाम नहीं लिया जाएगा। इसे पब्लिक में कहना और मैं तुम्हें ट्रैफिक में फेंक दूंगा। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। पब्लिक? डैरेन, हम एक कमरे में 2 बेवकूफ हैं जिनके पास नया पैसा है और एक सुपरनेचुरल पोल्ट्री प्रॉब्लम है।
पब्लिक तो पहले ही जीत रही है। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता मेरा फोन बज उठा। डेक्स का फोन भी बजा। उसकी मुस्कान सबसे पहले गायब हुई। टेक्स्ट उसकी बड़ी बहन मैलरी पार्नेल का था। मैलरी हार्बर लाइन कैपिटल में काम करती थी और उसके पास एक ऐसी जॉब थी जिसे डेक्स बेहतर जूतों के साथ लीगल स्टॉकिंग कहता था। उसका मैसेज छोटा था, तुम्हारे डोरमेंट अकाउंट ने 7 अंकों की रकम क्यों मूव की। डेक्स ने अपना फोन उल्टा रख दिया। मैलरी मुझसे प्यार करती है, वो बस इसे धमकियों के जरिए एक्सप्रेस करती है। क्या उसे पता है? वो पैसे को जानती है। वो और भी बदतर है। एक और टेक्स्ट आया। डेक्स ने उसे पढ़ा और थूक निकला। वो कह रही है, और मैं कोट कर रहा हूं, अगर तुम स्कैम हुए हो तो मैं तुम्हारा इंटरनेट और तुम्हारी डिग्निटी इसी ऑर्डर में छीन लूंगी। मैंने वापस स्क्रीन की तरफ देखा। गोल्ड हॉक एनर्जी चार्ट के ऊपर दिखाई दिया। उसके पंखों ने लाल लाइन को काट दिया। मॉनिटर पर 3 शब्द जल उठे, सप्लाई कट अप्रूव्ड। फिर एक और टुकड़ा, प्राइस जंप्स नून। डेक्स ने हिलना बंद कर दिया। मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ दिख रहा है, उसने कहा। दोपहर। मैंने कहा, अगर सप्लाई कट लागू होता है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर यह मिस हुआ तो हमारा पैसा जल जाएगा। डेक्स ने अपना कीबोर्ड पकड़ा। कितना? इतना कि साबित हो सके। यह कायरों वाली बात है। मॉम का पैसा अनटच रहेगा। डेक्स ने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे मैंने उसके पूर्वजों का अपमान कर दिया हो। मॉम के पैसे को कभी मत छूना। मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं, लो स्टैंडर्ड्स लेकिन स्टैंडर्ड्स हैं। हमने ट्रेड में एंट्री की। डेक्स ने इसके साइज को इतना बड़ा करने की भीख मांगी थी जैसे हम सूरज को खरीदने की कोशिश कर रहे हों। मैंने उस नंबर को आधा कर दिया। उसने मुझ पर फाइनेंशियल कायरता का आरोप लगाया। मैंने मॉम के बंद बेडरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। डेक्स इतनी तेजी से चुप हुआ कि वो लगभग एलिगेंट था। फिर उसने एक और स्टिकी नोट पर अनटचेबल लिखा और उसे मॉनिटर पर चिपका दिया। मैंने उसे वहीं रहने दिया। 5 मिनट के भीतर कीमत गिर गई। अकाउंट में लाल रंग फैल गया। डेक्स स्क्रीन की तरफ झुका। ठीक है, मजेदार ट्विस्ट है। नफरत है इससे। नुकसान 50,000, फिर 80, फिर 110 को पार कर गया। डेक्स की बाईं आंख फड़कने लगी। डैरेन, अगर यह बर्ड गलत है तो मैं इस सिंबोलिज्म को हमेशा के लिए डीप फ्राई कर दूंगा। एक और रेड कैंडल आई। डेक्स लैपटॉप पर ऐसे झुक गया जैसे वो चार्ट को तमीज से व्यवहार करने के लिए डरा सकता हो। सप्लाई कट शायद पहले ही फेल हो गया, उसने कहा। बर्ड शायद किसी दूसरे मार्केट को देख रहा है, या फिर हम कोलोराडो के सबसे बेवकूफ मिलियनियर्स हैं। एक बार में एक सेंटेंस। पैनिक बॉय। मैं मल्टी थ्रेडेड पैनिक हूँ। क्राफ्ट की रिस्पेक्ट करो। मेरा अपना पेट भी कड़ा हो रहा था। उस लाल नंबर के पास दांत थे, लेकिन हॉक ने दोपहर का समय कहा था और एरोगेंस को आपको क्विट कराना पसंद होता है। 11:58 पर मैंने अपना हाथ माउस से दूर रखा। हॉक ने इवेंट दिया था, कंफर्ट नहीं। 11:43 पर कीमत फिर से गिर गई। डेक्स ने क्लोज बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने मुझे देखा। ये मेरा भी पैसा है। तो 17 मिनट के लिए अपने पार्टनर पर भरोसा करो। तुम मुझे तब ज्यादा पसंद थे जब तुम गरीब थे और कम प्रॉफिटिक थे। नहीं थे। डेक्स ने इसके बारे में सोचा। सच है, गरीब तुम मेरे स्नैक्स खाते थे। 11:58 पर अकाउंट किसी क्राइम सीन जैसा दिख रहा था। डेक्स उठा और इतनी तेजी से चक्कर काटने लगा कि फर्श भी शिकायत करने लगा। दोपहर में कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट बीत गया। 2। डेक्स ने फुसफुसाया। डैरेन। 12:03 पर एनर्जी फीड पर एक पब्लिक अलर्ट फ्लैश हुआ। सप्लाई कट अप्रूव्ड। लाल लाइन ऊपर की तरफ भागी। फिर वो दौड़ी। अकाउंट इतनी तेजी से ब्लीडिंग से ग्रीन में बदल गया कि डेक्स ने एक ऐसी आवाज निकाली जो मैंने पहले कभी किसी इंसान से नहीं सुनी थी। सेल, मैंने कहा। डेक्स फ्रीज हो गया। अभी से, ये अभी भी क्लाइंब कर रहा है। सेल, वो हिचकिचाया। मैं पहले मूव हुआ। ऑन ऑर्डर क्लियर हो गया। प्रॉफिट लॉक। एक सुबह में $6,40,000। डेक्स ने उस नंबर को घूर कर देखा। फिर वो एक तकिए में चिल्लाया। आधा मिस कर गया और ऊपर वाले पड़ोसी को इतना डरा दिया कि उसने वापस पैर पटके। दूसरा सबूत पहले वाले से ज्यादा डर्टी महसूस हुआ। कैनियन लेजर किसी झूठे के लिए एक किस्मत हो सकता था। एनर्जी ट्रेड एक चॉइस थी। मैंने एक ऐसी वार्निंग की तरफ देखा था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था, और उसका इस्तेमाल एक ऐसे मार्केट से पैसे निकालने के लिए किया जो लोगों से भरा हुआ था, जिन्हें लगता था कि वो मुझसे ज्यादा होशियार हैं। वो हिस्सा अमेजिंग महसूस हुआ। मैं इसे मानता हूँ। ग्रीड का स्वाद तब साफ लगता है जब पॉवर्टी आपको सालों से चबा रही हो। तभी टिफनी का टेक्स्ट आया। वीडियो फिर से देखा। क्या हम तुम्हारे क्रूअल हुए बिना बात कर सकते हैं? मैंने डेक्स को दिखाया। डेक्स ने इसे पढ़ा और एक चेहरा बनाया। ट्रांसलेशन। उसके अमीर बॉयफ्रेंड ने सवाल पूछे और वो जानना चाहती है कि क्या तुम अभी भी इमोशनली ले अवे पर हो? मेरे लिए जवाब दो। डेक्स की आंखें खुशी से चमक उठी। इससे पहले कि वो पंक्चुएशन के साथ कोई फेलेनी करता, मैंने फोन वापस ले लिया। मैंने एक लाइन टाइप की। जैरेड से कहो कि वो इसे एक्सप्लेन करे। टिफनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा है, जिसने आपको छोड़ दिया हो उसकी तरफ से खामोशी एक छोटी छुट्टी जैसी हो सकती है। वो छुट्टी 11 मिनट तक चली। फिर उसने एक वॉइस मैसेज भेजा। मैं इसे डिलीट करने ही वाला था। डेक्स ने लीगल स्टैंडिंग वाले रैकून की तरह फोन छीन लिया।
नहीं नहीं नहीं, विलन ऑडियो एजुकेशनल होता है। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता उसने इसे प्ले कर दिया। टिफनी की आवाज तनाव में आई। डैरेन, मैंने वही किया जो कोई भी करता। जैरेड के पास एक फ्यूचर है, तुम्हारे पास दुख और कर्ज था। मैं एक ऐसी लाइफ चाहती थी जहां मुझे अच्छी चीजें चाहने के लिए अपोलोजाइज न करना पड़े। डेक्स ने मैसेज पॉज कर दिया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने सच में यह सब चिल्लाकर कहा। वो बड़बड़ाया। मैंने फोन वापस ले लिया। पुराना डैरेन उससे बहस करता। नए डैरेन के पास एक ग्रीन अकाउंट स्क्रीन थी और भीख मांगने की कोई भूख नहीं थी। मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। उसने उसके मैसेज को वहां अकेला छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल उसी जगह था जहां उसे होना चाहिए था। डेक्स का फोन फिर से बजा। मैलरी। इस बार उस मैसेज में कोई मजाक नहीं था। जब तक मैं कॉल न करूं, पैसे मूव करना बंद करो। डेक्स ने फोन को एक कुशन के नीचे ऐसे ठनसा जैसे इससे फाइनेंस की हार हो जाएगी। वो सब कुछ नहीं देख सकती। उसने कहा। इससे पहले कि मैं उस झूठ के लिए उसे रोस्ट कर पाता, मेरे लैपटॉप पर एक नया अलर्ट आ गया। स्क्रीन के साइड में एक ऐड आ गया। ओरियन मोबाइल का नोवा 6। स्लीक फोन, ब्राइट ग्लास, मुस्कुराते हुए एक्टर्स जो ऐसा नाटक कर रहे थे जैसे बैटरियों ने कभी किसी को धोखा न दिया हो। गोल्ड हॉक उस ऐड के ऊपर आकर बैठ गया। उसके पंजे उस चमकते हुए फोन में ढस गए। शब्द पिछली वार्निंग से भी ज्यादा कोल्ड आए। नोवा 6 डाइज। डेक्स ने मेरा चेहरा पढ़ा। उसका सेलिब्रेशन गायब हो गया। एक फोन कंपनी? उसने पूछा। हॉक गायब हो गया। नोवा 6 का ऐड वैसे ही मुस्कुराता रहा। उस ऐड में वो सब कुछ था जिस पर अमीर लोग भरोसा करते थे। क्लीन ग्लास, क्लीन हैंड्स, एक वादा की टेक्नोलॉजी तमीज से काम करेगी क्योंकि बॉक्स की कीमत काफी ज्यादा थी। मैंने अभी अभी सीखा था कि फ्यूचर को भद्दे मजाक पसंद थे। एक डूबा हुआ एक्सचेंज गायब होने से पहले मुस्कुराया था। एक रेड एनर्जी चार्ट पे करने से पहले ब्लीड हुआ था। अब एक परफेक्ट फोन ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे पता हो कि लाशें कहां दफन हैं। वो सबसे बुरा हिस्सा था। अगली सुबह बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी। इसका आमतौर पर मतलब होता था कि उसने और जोर से काटने का प्लान बनाया। नोवा 6 की वार्निंग आसान लग रही थी। उस बात ने मुझे डरा दिया होना चाहिए था। गोल्ड हॉक ने मुझे 2 शब्द दिए थे और 0 मर्सी। नोवा 6 डाइज। उसने कोई डेट नहीं दी और कोई रीजन नहीं दिया। रूल बहुत ब्रूटल था। गलत टाइमिंग के साथ एक सही फ्यूचर भी हमें पूरी तरह कंगाल कर सकता था। डेक्स उसी रात ओरियन मोबाइल को शॉर्ट करना चाहता था। मेरे चक्कर काटने से पहले ही उसने ट्रेड स्क्रीन खोल ली थी। डेक्स ने कहा, अगर एक मैजिक बर्ड कहती है कि एक फोन मरता है तो हम फोन को पनिश करते हैं। ये बेसिक बर्ड लॉ है। बर्ड लॉ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर वो उम्मीद से पहले आ जाए। डेक्स ने मेरी तरफ आंखें सिकोड़ कर देखा। तुम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे क्वेश्चन वर्ड्स से नफरत है। मुझे भी उनसे नफरत थी। क्वेश्चन पुराने डैरेन जैसा साउंड करता था। टिफनी ने उस वर्जन को छोड़ दिया था। वो वर्जन मॉम को फर्श साफ करते हुए देखता था, जबकि अमीर लोग उन सीटों पर बैठकर पेशेंस एक्सप्लेन करते थे जो उन चीजों पर बनी थीं जो उसने खो दी थी। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर हन्ना लेल का एक मैसेज था। हन्ना रिजोर्टर स्टेट यूनिवर्सिटी की एक क्लासमेट थी जो टिफनी द्वारा मुझे सोशली रेडियो एक्टिव बनाने के बाद भी मुझसे बात करती थी। वो अमीर खानदान से थी, लेकिन उसने कभी गरीबी को किसी बदबू की तरह ट्रीट नहीं किया था। उसका मैसेज सिंपल था, क्या तुम आज कैंपस में हो? मैंने मॉल वाला वीडियो देखा। डेक्स ने मेरे कंधे के ऊपर से झांका। क्या वो रिच हन्ना है? सिर्फ हन्ना। जिन लोगों के पास खानदानी लेक हाउसेज होते हैं वो कभी सिर्फ कुछ नहीं होते। अजीब बनना बंद करो। मैं क्लास अवेयर हूँ। मैं उस दोपहर कैंपस के कॉफी काउंटर के पास हन्ना से मिला क्योंकि मुझे डेक्स की ट्रेड बटन वाली उंगलियों से दूरी चाहिए थी। वो तुरंत फेल हो गया। हन्ना हाथ में नोवा 6 लिए अंदर आई। फोन उसके हाथ में ग्लो कर रहा था। गोल्ड हॉक दिखाई नहीं दिया। उसने बात को और बदतर बना दिया। वार्निंग पहले ही हो चुकी थी और अब उस ऑब्जेक्ट के पास एक चेहरा था। हन्ना ने फोन उठाया। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, हाँ, मैंने लोगों को तुम्हें मॉल मिलियनियर कहते हुए देखा है। लोग बोर हो चुके हैं। लोग तब डर जाते हैं जब कोई गरीब लड़का पब्लिक में अपनी डिग्निटी खरीदता है। वो मेरी उम्मीद से ज्यादा शार्प था। हन्ना ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। नैपकिन के खिलाफ उसका एज काफी वार्म लग रहा था। मैंने उसे उसके हाथ से दूर धकेल दिया। बगल की टेबल पर बैठे एक कैंपस के लड़के ने नोटिस किया और स्मर्क किया। उसने चार्जर पैक से बंधा हुआ वैसा ही फोन ले रखा था और उस पर ऐसे प्राउड फील कर रहा था जैसे कोई बैटरी उसका जीपीए बढ़ा सकती हो। केयरफुल मैन, उसने कहा, वो एक्सपेंसिव है। मैंने उसके चार्जर पैक को देखा। तो इसे अपनी जैकेट के नीचे कुक करना बंद करो। उसका स्मर्क गायब हो गया। हन्ना ने मेरी आंखों का पीछा किया। उस लड़के ने फिर भी अपना फोन अनप्लग कर दिया क्योंकि डर संक्रामक होता है जब वो स्पेसिफिक साउंड करता है। उसने मेरी तरफ देखा। डैरेन, इसे रात भर चार्ज करना बंद करो। इसे कंबलों से दूर रखो। हन्ना की आंखें सिकुड़ गईं। ये अजीब तरह से स्पेसिफिक है। बस एक तुक्का। तुम अचानक से अमीर हो गए और अचानक से फोन सेफ्टी गेस कर रहे हो। मेरे अंदर कई रूप हैं। हन्ना मुस्कुराई नहीं। नोवा 6 की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकी। 1 सेकंड के लिए ग्लास हीट के साथ झिलमिलाया, फिर वो ठंडा हो गया। हन्ना ने मुझे देखते हुए पाया। तुम क्या जानते हो? उसने पूछा। पुराना मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता क्योंकि एक खूबसूरत अमीर लड़की ने शांत आवाज में पूछा था।
नए मैंने अपनी कॉफी उठाई, बस इतना कहने के लिए इसे टर्न ऑफ कर दो। इससे पहले कि क्यूरियोसिटी एक ट्रैप बन जाए, मैं वहां से निकल गया। पार्किंग लॉट तक पहुंचने से पहले ही डेक्स ने कॉल किया। मुझे बताओ कि तुम्हारा फायर हैजार्ड्स के साथ फ्लर्ट करना खत्म हो गया है, उसने कहा। पोजीशन ओपन करो। डेक्स शांत हो गया। फिर वो फुसफुसाया, मुझे डेंजर पसंद है। डैरेन रिस्पॉन्सिबल डैरेन वाइफ को मार रहा था। पहले छोटा, छोटे को डिफाइन करो। इतना छोटा कि समय से पहले होने पर भी बचा जा सके। डेक्स ने एक घायल जैसी आवाज निकाली। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी आदमी ने टैक्सेस देखे हों। हमने मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड लगा दिया। डेक्स ने मुझसे बिना पूछे अकाउंट का नाम अर्काट होल्डिंग्स रख दिया था। उसने कहा कि सीरियस मनी को एक सीरियस नाम की जरूरत होती है। मैंने कहा कि सीरियस मनी को लैपटॉप पर कम स्टिकर्स की जरूरत होती है। उसने दोनों आइडियाज को इग्नोर कर दिया। स्क्रीन पर वो अकाउंट का नाम एब्सर्ड लग रहा था, अर्काट होल्डिंग्स। ऐसा साउंड कर रहा था जैसे हमारे पास एक ग्लास ऑफिस हो और असिस्टेंट नाम के कई लोग हों। रियलिटी में हमारे पास डेक्स का सोफा, 2 लैपटॉप, एक फोल्डिंग टेबल और एनर्जी ड्रिंक्स से भरा एक ट्रैश बैग था। डेक्स ने उस नाम को ऐसे निहारा जैसे उसने इसे किसी बिल्डिंग पर नक्काशी करके लिखा हो। एक दिन लोग इस लॉगिन से डरेंगे। आज वो इस पर हंसेंगे। डर अक्सर हंसी के रूप में ही शुरू होता है। कार्टून बोन्स वाले मोजे पहने हुए उसने यह अब तक की सबसे ड्रामेटिक बात कही थी। फिर ऑनऑर्डर फील हो गया और मजाक बंद हो गया। रूल सिंपल था, अगर ओरियन मोबाइल बढ़ता रहा तो हमारी पोजीशन हर दिन ब्लीड करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने से पहले नोवा 6 मर गया तो अकाउंट गंदा पैसा छापेगा। 2 दिनों तक ओरियन मोबाइल बढ़ता रहा। हर बिजनेस शो नोवा 6 को पसंद कर रहा था। हर टेक होस्ट उसे अपनी क्लास का सबसे सेफेस्ट प्रीमियम फोन कह रहा था। एक मुस्कुराते हुए होस्ट ने उसे अपने चेहरे के पास लहराया और कहा, बायर्स ऑनलाइन र्यूमर्स पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे। डेक्स ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो आदमी एक बिफोर पिक्चर बनने की भीख मांग रहा है। स्टे फोकस्ड। मैं फोकस्ड हूँ। मैं उसे पूरी प्रिसीजन के साथ नफरत करता हूँ। उस रात हन्ना ने कैंपस का एक पोस्ट फॉरवर्ड किया। कॉफी काउंटर वाले लड़के ने अपने नोवा 6 चार्जर केस की फोटो अपलोड की थी जो पिघलकर एक ब्राउन कर्ल बन चुका था। उसने हन्ना को टैग किया और लिखा, अपने मॉल मिलियनियर प्रॉफिट से कहो कि मेरा उस पर एक उधार रहा। डेक्स ने फोटो को घूर कर देखा। ग्रेट, फोन अब हमारे खिलाफ नेटवर्किंग कर रहा है। मार्केट ने इसे इग्नोर कर दिया। बेशक वो ऐसा ही करता। कैंपस में एक जला हुआ चार्जर एक अफवाह थी। टेलीविजन पर एक पॉलिश्ड रिकॉल स्ट्रीम आग के ऊपर एक कंबल की तरह थी। तीसरे दिन की सुबह तक हमारा अकाउंट इतना नीचे गिर चुका था कि डेक्स ने चीजों का नाम रखना बंद कर दिया। इसी से मुझे समझ आ गया कि नुकसान अब गंभीर हो चुका था। तभी हन्ना का कॉल आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। डैरेन, मेरे बैग में मेरे फोन से धुआं निकला। मैं इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि कुर्सी दीवार से जा टकराई। डेक्स गोल घूमा। हन्ना बोलती रही, जैसा तुमने कहा था मैंने इसे टर्न ऑफ कर दिया था, फिर भी यह गर्म हो गया। बैग का अस्त्र पिघल गया। मुझे बताओ, तुमने मुझे वार्निंग क्यों दी थी? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, लेकिन गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं। अच्छा है। गुस्से का मतलब था कि वो जिंदा थी। इसे टाइल पर रख दो, मैंने हन्ना से कहा। इसे चार्ज मत करना, इसे साथ लेकर मत चलना। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम्हें गर्मी महसूस हुई और तुमने इसे फेंक दिया। मेरा नाम इसमें मत लाना। हन्ना रुकी। डैरेन, हन्ना ने अब और धीरे से कहा, यह किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस जैसी लगती है जिसे पहले से पता था। डेक्स ने बिना आवाज किए मुंह से इशारा किया। रोस्टेड। वो सही था। मैंने कहा, यह किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस जैसी लगती है जो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। हन्ना शांत हो गई। फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मुझ पर सच का एक उद्धार रहा। इससे पहले कि मैं दोबारा झूठ बोल पाता, उसने फोन काट दिया। डेक्स ने मुझे घूर कर देखा। अब हम एक अमीर क्लासमेट की दूरी पर हैं, जो हमारी सीक्रेट पावर के बीच आ सकती है। पोजीशन पर नजर रखो। फाइनेंस के जरिए फीलिंग्स से बचना। क्लासिक। 20 मिनट बाद हन्ना ने डेक्स के दरवाजे पर नॉक किया। डेक्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने किसी फेडरल रेड को आमंत्रित किया हो जिसके बाल ज्यादा अच्छे हों। हन्ना अपना टोट बैग हाथ की दूरी पर पकड़कर अंदर आई। अस्त्र पर एक भूरा जलने का निशान फैला हुआ था। नोवा 6 एक सेरामिक बाउल के अंदर रखा था जिसे उसने कैंपस के कॉफी काउंटर से चुराया था। डेक्स ने फुसफुसाया, क्या यह हमारा पहला फिजिकल एविडेंस बाउल है? मैंने उसके टखने पर लात मारी। हन्ना ने बाउल को फोल्डिंग टेबल पर रख दिया। तुमने मेरे फोन को छुआ था। तुमने मुझे वार्निंग दी थी। फिर ठीक उसी जगह से धुआं निकला जहां तुमने देखा था। बात करो। ओरियन मोबाइल का चार्ट उसके पीछे ग्लो कर रहा था। मैं हन्ना और लैपटॉप के बीच में आ गया। उसकी आंखें घूमी। वैसे भी वो काफी कुछ देख चुकी थी। तुम ओरियन मोबाइल के खिलाफ बैट लगा रहे हो? हन्ना ने कहा। डेक्स ने एक चरमराते हुए मरते हुए दरवाजे जैसी आवाज निकाली। मैंने हन्ना से कहा, मैं बेट लगा रहा हूं कि नोवा 6 की प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी है जितना वो मान रहे हैं। तुम्हारे बैग की वजह से, तुम्हारे बैग और दूसरे साइंस की वजह से। तकनीकी रूप से यह एक सेंटेंस था, नैतिक रूप से यह एक क्राइम था। हन्ना ने मुझे घूर कर देखा। तुम एक बेहद घटिया लायर हो, तो ऐसे सवाल पूछना बंद करो जिनके लिए झूठ की जरूरत पड़े। वो तब मुस्कुराई, छोटी डेंजरस मुस्कान।
मुझे जिंदा रखो डैरेन, हन्ना ने कहा, और मैं अभी के लिए फुल वर्जन का इंतजार करूंगी। इस समय वो जला हुआ बैग वहीं छोड़ गई। वो बैग हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन के पास एक हैंडल वाले थ्रेड की तरह रखा रहा। दोपहर में ओरियन मोबाइल ने एक पब्लिक रिकॉल स्ट्रीम रखी। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव परफेक्ट लाइट्स के नीचे मुस्कुराया और उसने इस इश्यू को आइसोलेटेड कहा, एक फ्री केस, एक सॉफ्टवेयर पैच और एक वॉलंटरी रिप्लेसमेंट विंडो। मार्केट को यह पसंद आया। हमारे अकाउंट को इससे नफरत थी। वो लाल नंबर और बड़ा हो गया। स्ट्रीम खत्म होने से पहले ही कमेंटेटर्स ने ओरियन मोबाइल को शॉर्ट करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मार्केट होस्ट ने हंसते हुए इस पैनिक ट्रेड को एमेच्योर ऑनवर कहा। डेक्स ने एक चिप्स के टुकड़े से उसकी तरफ इशारा किया। उस आदमी ने कभी किसी सुपरनेचुरल बर्ड से मुलाकात नहीं की है और यह साफ दिख रहा है। अकाउंट फिर से गिर गया। प्लेटफॉर्म पर एक वार्निंग लाइन दिखाई दी। अगर पोजीशन थोड़ा और लूज करती तो सिस्टम हमसे बिना पूछे इसके टुकड़े क्लोज कर देता। यही पूरा रूल था, ज्यादा रेड, और हमारी चॉइस गायब। डेक्स ने उस वार्निंग को 2 बार पढ़ा। डैरेन, उसने कहा, कंप्यूटर हमें कस्टमर सर्विस की लैंग्वेज में थ्रेट कर रहा है। मैं इसे देख रहा हूं। इसे देखना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। होल्ड करना है। वो एक बार हंसा, सूखा और बदसूरत। होल्ड करना सिर्फ बैठे बैठे लूज करना है। स्क्रीन पर मौजूद होस्ट फिर से मुस्कुराया। मैं चाहता था कि ओरियन मोबाइल गलत हो और हन्ना का हॉक सही हो। ज्यादातर मैं चाहता था कि चार्ट हमारे फ्यूचर को चबाना बंद कर दे। मुझे उस घंटे इनमें से कुछ नहीं मिला। डेक्स का चेहरा ब्लैंक हो गया। उन्होंने इसे ठीक कर दिया, उसने कहा। उन्होंने इसे डीले कर दिया। मार्केट कह रहा है फिक्स्ड। हॉक ने कहा था डाइज। डेक्स ने डेस्क पर दोनों हाथ दे मारे। हॉक ने यह नहीं बताया था कि कब। उस बर्ड की कस्टमर सर्विस बेहद घटिया है। वो टाइमिंग के बारे में सही था, वार्निंग के बारे में गलत। पैसे से पहले, टिफनी से पहले, कैनियन लेजर से पहले। मैंने एक ट्रेनिंग फील्ड पर एक बार गोल्ड हॉक को देखा था। ब्लास्ट के गलत होने से ठीक एक धड़कन पहले वो एक ट्यूब के ऊपर चमका था। मैंने अपने बगल वाले आदमी को धक्का देकर जमीन पर सपाट कर दिया था और गर्म मिट्टी ठीक उसी जगह गिरी थी जहां उसका चेहरा था। तब से मैंने उन चेतावनियों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे पागल दिखाया। इसलिए मैंने होल्ड किया। ओरियन मोबाइल फिर से बढ़ा। अकाउंट फिर से ब्लीड हुआ। डेक्स सोफे के सहारे पीठ टिकाकर फर्श पर बैठ गया, शून्य में घूरता हुआ। उस बात ने मुझे रेड स्क्रीन से भी ज्यादा डरा दिया। लाउड डेक्स मजे के लिए पैनिक करता था। साइलेंट डेक्स का मतलब था कि पैसा अब खून की तरह महसूस होने लगा था। उसका फोन फिर से मैलरी के नाम के साथ बजा। उसने कॉल रिजेक्ट कर दिया। वो फिर बजा। उसने इसे फिर रिजेक्ट कर दिया। तभी उसकी लॉक स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया। इससे पहले कि मैं इसे एक फैमिली इमरजेंसी बना दूं, मुझे जवाब दो। डेक्स ने फोन उल्टा रख दिया। वो डेटा के जरिए भी डर को सूंघ सकती है। उसे वापस कॉल करो। अगर मैं उसे वापस कॉल करूंगा तो वो पूछेगी कि अकाउंट क्यों ब्लीड कर रहा है। फिर वो पूछेगी कि यह किसका आइडिया था। फिर वो एक ऐसी टोन में मेरे बचपन के निकनेम का इस्तेमाल करेगी जो क्रेडिट स्कोर्स को मार देती है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसने उस रेड अकाउंट को देखा। कैनियन लेजर के बाद से यह सवाल और भारी हो गया था। डेक्स ने अपना चेहरा रगड़ा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे टाइमिंग से नफरत है। हम आधा क्लोज कर सकते हैं, उसने कहा। नहीं। उसका जबड़ा सख्त हो गया। अगर यह गलत जाता है तो मॉम का पैसा सेफ रहेगा ना? मॉम का पैसा सेफ रहेगा। यही इकलौती बात थी जो उसे सुनने की जरूरत थी। डेक्स ने एक बार सिर हिलाया और वापस कुर्सी पर आ गया। अगला अलर्ट उस शाम 6:41 पर आया। एक कैरी ऑन बैग में नोवा 6 के ओवरहीट होने के बाद एक पैसेंजर फ्लाइट धुएं से भर गई थी। कोई मौत नहीं, लेकिन पैनिक काफी था। 20 मिनट बाद एयरलाइंस ने इस डिवाइस को फ्लाइट से बैन कर दिया। उसके 1 घंटे बाद स्टोर्स ने डिस्प्ले हटा दिए। 2 घंटे पूरे होते होते ओरियन मोबाइल ने देश भर में स्टॉप सेल अनाउंस कर दी। डेक्स इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि कुर्सी पीछे की तरफ जा गिरी। वही होस्ट जिसने एमेच्योर ऑनवर का मजाक उड़ाया था, बिना मुस्कान के स्क्रीन पर वापस आया। उसने दोनों हाथों में एक पेपर पकड़ रखा था और शब्दों को देखकर बार बार पलकें झपका रहा था। एक कॉन्फिडेंट आदमी को रियल टाइम में अपना खुद का क्लाउन मेकअप पढ़ते हुए देखना एक निजी वरदान है। डेक्स ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बिफोर पिक्चर, मैंने कहा था। हन्ना ने ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट के बगल में जले हुए टोट बैग की फोटो टेक्स्ट की। उसका मैसेज आया। मैंने इसे ऑफ रखा था। तुम सही थे। मैं अभी भी एंग्री हूं। मैंने पूरे दिन में पहली बार एक साफ सांस ली। फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने रफ्तार पकड़ी। रेड गायब हो गया। स्क्रीन पर ग्रीन का पंच पड़ा। इसे कहो, उसने फुसफुसाया। मैंने फाइनल अलर्ट को स्क्रीन पर चलते देखा। नोवा 6 डिसकंटिन्यूड। मार्केट अगली सुबह ऐसे खुला जैसे किसी ने ओरियन मोबाइल की छत पर एक तिजोरी गिरा दी हो। हमारी पोजीशन ऊपर की तरफ एक्सप्लोड हो गई। पब्लिक चैट रूम्स इतनी बुरी तरह पलटे कि उन्हें सीट बेल्ट की जरूरत थी। कल शॉर्ट्स वाले बेवकूफ थे। उस सुबह हर कोई जानना चाहता था कि धुएं से पहले किसने शॉर्ट किया था। सबसे बड़े विनिंग अकाउंट्स का एक स्क्रीनशॉट चक्कर काटने लगा। ज्यादातर नाम ब्लर थे। एक लेबल साफ दिख रहा था, अर्क आर्ट होल्डिंग्स। डेक्स ने इसे देखा और स्क्रीन को दोनों हाथों से ऐसे ढक लिया जैसे इंटरनेट पिकाबू के नियमों से काम करता हो। हम फाइनेंस के सबसे खराब कोने में फेमस हैं, उसने कहा। पहले सेल करो, पैनिक बाद में। डेक्स चिल्लाया, रुका, नंबर चेक किया, फिर चिल्लाया।
और फिर उस पर शक करने के लिए लैपटॉप से फुसफुसाकर अपोलोजाइज किया। सेलिब्रेशन हमें स्टूपिड बनाए, उससे पहले मैंने सेल कर दिया। अकाउंट $42.7 मिलियन पर आकर रुका। डेक्स ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। एक बार के लिए उसने पहले मजाक नहीं किया, फिर उसने अपनी उंगलियों के बीच से देखा और कहा, हम डिस्गस्टिंग हैं। हाँ, वो नंबर वहां एक डेयर की तरह चमकता रहा। कैनियन लेजर ने मुझे रिच बनाया था, नोवा चेह ने मुझे लाउड बना दिया। लाउड मनी ट्रैवल करता है, ये दरवाजों पर लात मारता है, बैंकर्स को जगाता है, दुश्मनों को जगाता है और संदिग्ध लोगों को आपके नाम की तरफ खींचता है, इससे पहले कि आपको पता चले कि कौन सा लॉक फेल हुआ है। लीगली डिस्गस्टिंग, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन पूछ रहा है। डेक्स ने दोनों फोन्स को ऐसे घूर कर देखा जैसे वो अनलिमिटेड मिनट्स वाले ग्रेनेड्स हों। उसका फोन बजा जैसे यूनिवर्स को टाइमिंग का मजा आ रहा हो। मैलरी पर्नेल। हार्बरलाइन कैपिटल से डेक्स की बड़ी बहन ने टेक्स्ट करना बंद कर दिया था और हंटिंग शुरू कर दी थी। उसने जवाब नहीं दिया। अगला मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। जब हम इसे घूर रहे थे तभी वॉइसमेल आ गया। एक महिला की कटी हुई और शांत आवाज कमरे में गूंज उठी। डायरन अशबी, मैं मैलरी पर्नेल हूँ। तुम और मेरा भाई डिनर से पहले मेरे साथ एक कमरे में बैठने वाले हो। अगर मेरे आने से पहले उस एक्सेस से एक भी ट्रेड मूव हुआ तो मैं हर वो दरवाजा फ्रीज कर दूंगी जहां तक मैं पहुंच सकती हूँ। डेक्स ने थूक निगला। वो कह रही है फ्रीज पोएटिकली, उसने कहा। उसका मतलब है वॉयलेंटली पेपरवर्क के जरिए। मैंने बैलेंस देखा। $42.7 मिलियन लगभग 8 सेकंड के लिए बहुत बड़ा महसूस हुआ था। फिर किसी कॉम्पिटेंट इंसान ने एक ही सांस में मेरा पूरा नाम, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम और एक्सेस कह दिया था। अगले दुश्मन के पास एक फोन था, एक बहन का गुस्सा था और एक ऐसी जॉब थी जो उन लोगों को खोजने के लिए बनी थी जिन्हें लगता था कि पैसा उन्हें इनविजिबल बना देता है। वॉइसमेल खत्म होते ही हन्ना का टेक्स्ट आया, तुम जानते थे? मैंने डेक्स की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। गोल्ड हॉक गायब था लेकिन कमरा अब भी हंटेड महसूस हो रहा था। मुझे लगा था कि बिना पकड़े गए पैसा कमाना मुश्किल काम था। मैं उस महिला से नहीं मिला था जो एक फोन कॉल से हमारे दरवाजे फ्रीज कर सकती थी। मैलरी पर्नेल डिनर से पहले ही दरवाजे पर पहुंच गई। डेक्स की स्क्रीन पर $42.7 मिलियन का बैलेंस था। मेरे फोन पर हन्ना का टेक्स्ट अभी भी ग्लो कर रहा था और हार्बरलाइन कैपिटल की वो महिला अपने हाथ में एक ब्लैक टैबलेट लिए किसी लोडेड वेपन की तरह आ पहुंची। मैलरी डेक्स की बड़ी बहन थी। वो हार्बरलाइन के उस हिस्से में भी काम करती थी जो पैसे के कंफर्टेबल होने से पहले ही मनी ट्रेल्स ढूंढ लेता था। उस बात ने उसे एक ही समय में फैमिली और थ्रेड बना दिया था। मजेदार कॉम्बिनेशन है, डाइजेशन के लिए बेहद भयानक। डेक्स ने एक नकली मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। मैलरी, ग्रेट टाइमिंग। हम बस डिनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैलरी उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। बैठ जाओ। डेक्स इतनी तेजी से बैठा कि सोफा चरमरा गया। मेरी आंखें टिकी रहीं। मैलरी ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर लैपटॉप पर अर्क आर्ट होल्डिंग्स के बैलेंस को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं हिला। इस बात ने मुझे चिढ़ा दिया। $42 मिलियन का बैलेंस कम से कम एक छोटी सी पलक झपकाने का हकदार तो था। मैलरी ने अपने टैबलेट पर टैप किया। ट्रेडिंग स्क्रीन रिफ्रेश हुई। अगले ऑन ऑर्डर बटन के ऊपर एक ग्रे लॉक दिखाई दिया। डेक्स ने एक घायल जैसी आवाज निकाली। तुमने बटन फ्रीज कर दिया? मैंने रूट फ्रीज किया है, मैलरी ने कहा। बटन दिखावा जारी रख सकता है। हमारा पैसा फंसा हुआ महसूस हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। डायरन अशबी, ओरियन मोबाइल को एक्सप्लेन करो। मैंने जवाब दिया। नहीं। डेक्स की सांस अटक गई। मैलरी की आंखें शार्प हो गईं। गलत पहला जवाब। मैलरी की आंखें मेरे पीछे से हटकर फोल्डिंग टेबल पर रखे सेरामिक बाउल की तरफ गईं। हन्ना का जला हुआ टोट बैग अभी भी उसके बगल में रखा था। फैब्रिक पर वो भूरा निशान बेहद भद्दा लग रहा था। डेक्स ने मैलरी को उसे नोटिस करते देखा और टेबल के सामने खड़े होने की कोशिश की। वो फेल हो गया क्योंकि सटल होना उसके अंदर बचपन में ही मर चुका था। मैलरी ने बैग की तरफ इशारा किया। प्लीज मुझे बताओ कि इसका कनेक्शन तुम्हारे ओरियन ट्रेड से नहीं है। डेक्स ने छत की तरफ देखा। डेकोरेटिव सेफ्टी टेक्सटाइल। डेक्स, ठीक है, धुएं वाला। मैलरी की नजर वापस मुझ पर टिक गई। तुम्हारे पास इस कमरे में एक जला हुआ नोवा 6 बैग था और फिर भी तुमने रिकॉल के दौरान एक मैसिव शॉट पोजीशन होल्ड करके रखी। मैंने होल्ड किया क्योंकि रिकॉल ने प्रॉब्लम का जवाब नहीं दिया था। ये सेंटेंस तुम्हें ठीक आधे सेकंड के लिए समझदार दिखाता है, मैलरी ने कहा। फिर इसकी टाइमिंग तुम्हें पूरी तरह कुक्ड दिखाती है। डेक्स फुसफुसाया। मैंने उससे कहा कि कुक्ड होना संक्रामक है। मैलरी ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया। यह बैग तुम्हारी स्टोरी में हेल्प करता है। यह भी साबित करता है कि तुम्हारे पास पब्लिक से पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। एक ही बदसूरत टोट बैग में हेल्प और हार्म दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉम्पिटेंट लोगों के साथ यही बात होती है। तुम्हारे पसंदीदा झूठ को पूरा शेप देने से पहले ही वो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैंने कहा, अच्छा है। फिर हम इस पोलाइट पार्ट से आगे निकल चुके हैं। डेक्स फुसफुसाया। क्या कोई पोलाइट पार्ट भी था? मैलरी ने उसे इग्नोर कर दिया। तुम्हारा अकाउंट नोवा 6 के स्मोक वेव से पहले एंटर हुआ, एक पब्लिक रिकॉल के दौरान होल्ड रहा और डिसकंटिन्यूएशन के बाद एग्जिट हुआ। ये टाइमिंग लोगों को दफन कर देती है। मैंने बैग की तरफ इशारा किया। फोन जल गया। बहुत से लोग इतनी देर से गैस करते हैं। मैलरी चिल्लाई। तुमने जल्दी बेट लगाई, रेड होल्ड किया और क्लीन सेल किया। कोई भी इसे अनजाने में नहीं करता। मैंने लॉक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ सवाल पूछने आई हो या पनिश करने?
मैं यहाँ अपने भाई को एविडेंस बनने से रोकने आई हूँ। डेक्स ने एक उंगली उठाई। मैं एसेट बनना प्रेफर करूंगा। तुम एक मग से सीरियल खाना प्रेफर करते हो। मैलरी ने बात काटी। किसी ने नहीं पूछा। उसने उंगली नीचे कर ली। मैलरी ने टैबलेट मेरी तरफ घुमाया। लॉक आइकॉन अर्काट के एक्सेस रूट के ऊपर पल्स कर रहा था। उसकी तरफ से बस एक टैप और हमारा ये डिस्गस्टिंग मिरेकल एक बेहद एक्सपेंसिव म्यूजियम एग्जिबिट बन जाता। ये उसका फ्लेक्स था, क्लीन, क्वाइट, ब्रूटल। मैं इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था कि मुझे इससे नफरत हो गई। यहाँ तुम्हारा रूल है, मैलरी ने कहा। जब तक मुझे यह ना पता चल जाए कि मैं कोई लक, फ्रॉड या स्नैक्स के साथ कोई फेलेनी देख रही हूँ, तब तक मेरे टच किए जा सकने वाले किसी भी रूट से कोई और ट्रेड्स नहीं होंगे। डेक्स ने ऑफेंडेड फील किया। स्नैक्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपकी बात हेल्प नहीं कर रही है, मैंने उससे कहा। मैलरी और करीब झुकी। क्या यह तुम्हारा आइडिया था या डैरेन का? डेक्स ने अपना मुंह खोला। मैंने उसे चुनते हुए देखा। एक बदसूरत सेकंड बहुत लंबा खिंच गया। डेक्स ने मेरी तरफ इशारा किया। डैरेन ने कैनियन लेजर के दौरान मेरा लैपटॉप छीना था, एनर्जी ट्रेड को पुश किया था और मुझसे ओरियन मोबाइल होल्ड कराया था। मैलरी की नजर वापस मुझ पर आई। मेरा पेट ठंडा पड़ गया। डेक्स बोलता रहा। वही रीजन है कि मैं रिच हूँ। डैरेन की वजह से डरा हुआ हूँ और शायद किसी वॉच लिस्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्डेड? मैंने कहा। डेक्स ने दोनों हाथ उठाए। इमोशनली रिकॉर्डेड? शायद स्पिरिचुअली। मैलरी ने उसे स्टडी किया। क्या उसने तुम पर फोर्स किया? डेक्स ने बैलेंस को घूर कर देखा। फिर वो ट्रैफिक की तरफ बढ़ते हुए किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुराया। हाँ, उसने मुझसे कैनियन लेजर के मरने से पहले सेल कराया, मॉम के पैसे की रिस्पेक्ट कराई और मुझे एक गरीब आदमी का सबसे कम ट्रेजिक क्रिप्टो गॉड बनाया। मैलरी का मुंह सिकुड़ गया। मैंने फिर से सांस ली। अभी के लिए बहुत मुश्किल से, डेक्स, उसने कहा। एक एडल्ट की तरह जवाब दो। मैं तुम्हारे भाई की तरह जवाब दे रहा हूँ। डेक्स ने पलटवार किया। अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखो। मैलरी उसे इस इंसानियत की प्रजाति से ही हटाने के लिए तैयार दिख रही थी। इससे पहले कि वो वोकैबुलरी पर कोई फैमिली वॉर शुरू करते, मैंने बात काटी। मैंने ओरियन का रिस्क तब देखा जब मार्केट ने इसे प्राइस नहीं किया था, मैंने कहा। मैंने एक्ट किया। डेक्स ने मुझे बैक करने का फैसला किया। आज तुम्हें यही जवाब मिलेगा। मैलरी ने 3 शांत सेकंड तक मुझे घूरा। फिर वो एक बार हंसी। उसमें कोई खुशी नहीं थी। ये खून पोंछकर तैयार की गई एक सेल्स पिच है, फिर भी एक प्रिजन स्पीच से बेहतर है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा है, अब हम दोनों जाग चुके थे। मैं लॉक्ड लैपटॉप के और करीब आया। तुम दरवाजा फ्रीज कर सकती हो? फिर हार्बर लाइन को एक सस्पिशियस अकाउंट मिलेगा। डेक्स फंस जाएगा और मैं अपने आसपास और भी बदतर लोगों के साथ कोई दूसरा रूट ढूंढ लूंगा। डेक्स बड़बड़ाया। प्लीज और बदतर लोग मत कहो जब मेरी बहन ने हाथ में लीश पकड़ रखी हो। मैं बोलता रहा। या फिर तुम एक ऐसी कंपनी बनाने में हेल्प करो जो इस अटेंशन को सरवाइव करने जितनी क्लीन हो। मैलरी का एक्सप्रेशन शार्प हो गया। बात वहीं आ गई। इससे पहले कि वो जवाब देती, मैलरी ने एक और घटिया काम किया। उसने टैबलेट पर टैप किया और हमारा बैलेंस मैन स्क्रीन से गायब हो गया। सिर्फ एक ब्लैंक एक्सेस पेज बचा रहा। डेक्स अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुमने उस नंबर को किडनैप कर लिया। मैंने इसे ऐसी जगह रख दिया है जहां तुम इसे इमोशनली चाट ना सको। मैलरी ने कहा। उस नंबर और मेरे बीच एक बॉन्डिंग बन रही थी। तुम लार टपका रहे थे। मैंने ब्लैंक स्क्रीन की तरफ देखा और फिर से उस लीश को महसूस किया। उस ब्लैंक स्क्रीन ने एक सबक सिखाया था। मैलरी पैसे को हमसे इतनी तेजी से इनविजिबल बना सकती थी जितनी तेजी से हमने इसे दुनिया के सामने विजिबल किया था। वो एक सबक था। मुझे अपने ऊपर किए जाने वाले एजुकेशनल वायलेंस से नफरत थी। थ्रेट सामने के दरवाजे पर था। $42 मिलियन शांत नहीं बैठता। खुला पैसा बहुत तेजी से चारा बन जाता है। तुम क्या ऑफर कर रहे हो? उसने पूछा। अथॉरिटी? डेक्स ने पलकें झपकाई। डेंजरस वर्ड। मैंने मैलरी की तरफ सिर हिलाया। तुम्हें पे किया जाएगा। तुम साइज, एग्जिट्स और हर उस चीज को कंट्रोल करोगी जो डेक्स को वाइब्स के साथ मैच करने से रोके। मेरा सोर्स सिर्फ मेरा रहेगा। डेक्स ने अपना सीना पकड़ लिया। मेरे अपने ही प्रॉफिट से धोखा। मैलरी ने हैंडशेक के साथ इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपने टैबलेट पर टैप किया। डेक्स के लैपटॉप पर एक ट्रेडिंग रूट ग्रे से व्हाइट में ब्लिंक हुआ। डेक्स माउस की तरफ झपटा। फ्रीडम बटन रेड फ्लैश हुआ। अथॉरिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डेक्स ऐसे पीछे हटा जैसे लैपटॉप ने उसे काट लिया हो। मैलरी ने मेरी तरफ देखा। एक रूट तब खुलेगा जब मेरी अथॉरिटी साइन हो जाएगी। बाकी तब तक ब्रीड रहेंगे जब तक मैं तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा ना कर लूं। तो तेजी से लिखो, मैंने कहा। उसका टैबलेट आधा इंच नीचे हुआ। ये उसके चेहरे पर पहला असली मूवमेंट था। कोई सोर्स नहीं तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, मैलरी ने कहा। कोई ट्रस्ट नहीं तो कोई कंपनी नहीं, मैंने जवाब दिया। डेक्स ने हम दोनों के बीच देखा। ऐसा लग रहा है जैसे 2 चाकू आपस में फ्लर्ट कर रहे हों। मैलरी ने उस पर उंगलियां चटकाईं। डेक्स, ड्रॉर, अभी। डेक्स फ्रीज हो गया। मेरी आंखें उसकी तरफ गईं। उसने गेम कंट्रोलर के ढेर के नीचे वाले ड्रॉर को खोला और एक प्लास्टिक स्लीव में सील किया हुआ नैपकिन बाहर निकाला। मैं उस नैपकिन को जानता था। कैनियन लेजर का स्प्लिट। सालों पहले डेक्स की बेहद खराब हैंडराइटिंग में लिखा हुआ 50/50। डेक्स ने इसे लैमिनेट करवा लिया था। बेशक उसने ऐसा किया था। मैलरी ने एक नजर देखी। तुमने एक नैपकिन को प्रिजर्व करके रखा है? डेक्स ने इसे अपने सीने से लगा लिया।
हिस्ट्री प्रोटेक्शन की हकदार है। हिस्ट्री पर ग्रीस के दाग हैं। ऑथेंटिसिटी। मैलरी ने अपना माथा रगड़ा, फिर डेक्स ने वो नैपकिन मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। ये स्प्लिट अप डेड है, उसने कहा। बात वहीं आ गई। धोखे की शेप। पैसा हर किसी को तब तक रोमांटिक बनाए रखता है जब तक नंबर बदसूरत नहीं हो जाता। फिर लोग फेयर और डिजर्व जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि उनकी आंखें एग्जिट्स काउंट कर रही होती हैं। मुझे अजनबियों से ग्रीड की उम्मीद थी, मुझे उससे नफरत थी। मैंने एक सांस के लिए डेक्स से भी यही उम्मीद की। मैलरी ने मेरा चेहरा देखा और उस बात ने इसे और बदतर बना दिया। डेक्स ने प्लास्टिक स्लीव को फाड़कर खोला, फिर उसने नैपकिन को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। वो पुराना 50/50 का स्प्लिट उसके हाथों में दम तोड़ गया। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मेरा गला भर आया। डेक्स ने आधा हिस्सा टेबल पर रख दिया। मुझे 20 मिलेगा। उसने दूसरा आधा हिस्सा मेरे सामने रख दिया। तुम्हें 80 मिलेगा। मैलरी ने हिलना बंद कर दिया। मैंने डेक्स की तरफ देखा। उसने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। नोबल मत बनो। मुझे नोबल से नफरत है। बर्ड ने तुम्हें चुना था। कॉल्स तुम्हारी हैं और मॉम का पैसा सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि तुमने मुझे मार्केट का रैकून बनने से रोक लिया। डेक्स, नहीं, मैं कैपिटल, क्योस और कभी कभार के स्नैक्स लाता हूं। तुम फ्यूचर लाते हो। 80/20। मैलरी की आवाज और धीमी आई। डेक्स, 50% पर 42 मिलियन पहले से ही लाइफ चेंजिंग है। डेक्स ने कंधे उचकाए। डैरेन का डैरेन बने रहने का 20% मेरे स्टूपिड बने रहने के 50% से कहीं बेहतर है। कोई भी भाषण इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो क्लाउन मेरी लाइफ के सबसे बदसूरत मनी रूम में आया था और उसने मुझे कंट्रोल सौंप दिया था क्योंकि वो उस एक चीज को